हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में। जो मेरा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डायमेंशन एनालिसिस। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है सभी कंपटीशन के स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो अस्टेट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हैं, चाहे गेट नेट पार्क जस्टिफर के स्टूडेंट हैं, IIT जेई में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और चाहे नीट के स्टूडेंट्स हैं, और ख़ासतौर से पीजीटी की जो देश में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक रहता है, सदा एक क्वेश्चन इन टॉपिकों से आता है। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे पैरामीटर्स लिख लिए हैं जिनकी मैं डायमेंशन निकालूंगा। ये जो डायमेंशंस मैंने लिए वो सारी ऐसी डायमेंशन है जो पेपर में पूछी जा रही हैं रेगुलर, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये वीडियो मैं दे रहा हूँ। और इसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे दूंगा कि अगर आप क्वेश्चन को करने बैठेंगे तो बहुत लंबा समय निकलेगा, तो उनके शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा कि क्वेश्चन डायमेंशन से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायमेंशन से आंसर मार्क हो जाते हैं। तो इसमें जो पहला मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो है एच, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन हम कैसे निकालें। तो प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशंस नंबर 1 पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करेंगे प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन। ये सब पूरा लेक्चर जो मेरा डायमेंशन पे ही चलेगा। डायमेंशन के एडवांटेज भी बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा डिसएडवांटेज भी बताऊंगा कि क्या इसके डिसएडवांटेज रहते हैं, क्या मतलब हम कब इसे यूज करें कब ना करें ये भी बताऊंगा। तो डायमेंशन एनालिसिस अगर हम प्लांक कांस्टेंट का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एल जो होता है, एक हमारे पास एक्सप्रेशन होता है एल बराबर mvr बराबर NH/2 पाई। इस एक्सप्रेशन पे जाएं, बड़ा फेमस एक्सप्रेशन है। तो यहाँ जो एल की डायमेंशन होगी वही प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन होगी। क्यों? क्योंकि एन तो यहाँ पे नंबर है, इंटीजर, और 2 पाई इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो एल की डायमेंशन और एच की डायमेंशन सेम होती है। तो डायमेंशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट जो होती हैं वो इक्विवेलेंट होती हैं। तो या इसमें डायमेंशन हम एल की निकाल दें, वही डायमेंशन एच की हो जाएगी, तो एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो एल की डायमेंशन हम कैसे निकालें? एल की जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन एच की डायमेंशन के इक्वल होगी, और एच की डायमेंशन दोनों की सेम होंगी। कितनी होंगी? जो डायमेंशन mvr की है। अब mvr की डायमेंशन में m की डायमेंशन हमें पता है कैपिटल M होगी, मास हमारा कैपिटल M से मीजर होगा। v हमारा कैसे नापेंगे? लेंथ अपॉन टाइम, LT-1, और r हमारा क्या हो जाएगा? L, क्योंकि r का मतलब क्या होगा? रेडियस। रेडियस लेंथ में मीजर होगी तो उसे कैपिटल L में शो करेंगे। तो ये हमारा आंसर इसका हो जाएगा सिंपली ml²T-1। ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना इजी है। अब कहता है, जैसे क्वेश्चन कई बार क्या कहता है, ऐसे भी दे देता है कि 2 पेयर्स बताइए कि जिनकी डायमेंशन, 2 पेयर्स छांटे इनमें से जिनकी डायमेंशन ml²T-1 के इक्वल है। उसमें आंसर दे देगा L और H है। दूसरा हमारे पास आंसर दे देगा V और L है। थर्ड आंसर हमारे पास दे देगा L है और P है, मोमेंटम है। D में कुछ और दे देगा, कह देगा L है और VR है, इस तरीका से दे देगा। तो इसमें L और H की डायमेंशन सेम होगी, ऐसा आंसर मार्क कर देंगे। अब इसमें हमारे 3 क्वेश्चन कवर हो गए कि हमारे पास ml²T-1, ऐसे भी पूछ सकता है कि ml²T-1 इनमें से किसकी डायमेंशन होती है। तो याद रखें L की भी यही होती है और L के साथ साथ हमारी H की, प्लांक कांस्टेंट की, 2 की डायमेंशन यही होती है, सेम ml²T-1। देखें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन इसमें सॉल्व करा दिया, H वाला। साथ साथ देखो ऐसी चीजें हमें बहुत जल्दी से पता चल जानी चाहिए। कहता है कि भाई मोमेंटम की डायमेंशन निकालो, क्या होगी? तो मोमेंटम का सिंपल फॉर्मूला यूज कर दें, mv। p की डायमेंशन पूछ रहा है, m की डायमेंशन कैपिटल M हो जाएगी और v की डायमेंशन हमारी LT-1 होगी। तो मोमेंटम की डायमेंशन mLT-1 होती है। ये हम सिंपल सब चीजों से शुरू करें, एक एक चीज की निकाल लें। फोर्स की पूछता है, भाई फोर्स की डायमेंशन निकालो, फोर्स की क्या होगी? तो फोर्स का कोई फॉर्मूला लिखते हैं, dp/dt, जैसे हमने ले लिया। तो यहाँ पे मोमेंटम की डायमेंशन हो जाएगी mLT-1, और यहाँ पे डायमेंशन टाइम के हिसाब से t हो गई, तो इसका आंसर हो जाएगा ml²T-1। तो मोमेंटम की डायमेंशन तो हमारी देखो ये निकल गई है, और फोर्स की पूछता है तो फोर्स की डायमेंशन ये हो गई है, L की और H की हो गई है डायमेंशन। साथ साथ अगर ये हमसे पूछता है टॉर्क की डायमेंशन निकाले, तो टॉर्क की डायमेंशन के लिए हम r×f पे चले जाए। तो टॉर्क की डायमेंशन कैसे निकलेगी? क्या कुछ ml, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, गलती हो गई क्या? अच्छा यहाँ पे है, यहाँ ये गलती कर दी, कैपिटल T लेना है।
तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा, सही है। या हम इसे ऐसे भी ले सकते थे, एम ए, एम बराबर एम ए, यहाँ से ओरिजिन हो जाता, एम की डायमेंशन कैपिटल एम से आ जाएगी और ए की डायमेंशन जो हो जाएगी वो एल अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से एम एल टी माइनस टू यहाँ से भी आ जाएगा। तो चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी हो जाती हैं ये। यहाँ से ले सकते हैं टॉर्क की डायमेंशन अगर हमें चाहिए तो आर की डायमेंशन यहाँ पे एल ले लें, और फोर्स की डायमेंशन के लिए हम क्या ले लें, ये हमने यहाँ निकाल ही रखी है, कितनी हो गई, एम एल टी माइनस टू। तो टॉर्क की डायमेंशन हमारे पास है एम एल स्क्वायर और टी माइनस टू। तो डायमेंशन एनालिसिस में क्या करें कि कोई भी फॉर्मूला लिख दें उससे कनेक्टेड, और फॉर्मूला लिखते समय हम सदा ये याद रखें जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें जो भी फॉर्मूला हम लिख रहे हैं उसमें बाकी की डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। अगर हमें बाकी की डायमेंशन पता है तो हम बहुत इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ P बराबर एम भी हमने यूज किया, P की डायमेंशन अपने आप निकल गई, स्मॉल m की कैपिटल M से लोगे डायमेंशन में, V की एल टी माइनस वन होगी तो P की डायमेंशन निकल गई। फोर्स की चाहिए तो dp अपॉन dt से ले लें या ma से ले लें। एक्सेलरेशन की हो जाएगी एल टी माइनस टू, और जो तुम्हारी मास की कैपिटल M हो जाएगी तो डायमेंशन यहाँ से निकल गई। टॉर्क की चाहिए तो r क्रॉस f से जाए, r की l हो जाएगी, लेंथ में मेजर करोगे, f के लिए एम एल टी माइनस टू हो जाएगी, तो आंसर एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा। और वर्क की डायमेंशन भी सेम होती है जो टॉर्क की होती है, टॉर्क और वर्क की डायमेंशन सेम होती है। कैसे कि टॉर्क हमने निकाला, वर्क हम निकालेंगे तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डी कॉस थीटा होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ये वर्क का होता है। तो वर्क की डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स के कारण तो हो गई एम एल टी माइनस टू और डी के कारण एल हो गई, तो कितनी आ गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कई बार पूछता है कि दो पेयर कहता है बताइए टॉर्क की डायमेंशन जो है इनमें से किसके इक्विवेलेंट है, तो वर्क की डायमेंशन और टॉर्क की सेम है। लेकिन देखो कितनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो मुझे यहाँ बतानी थी डायमेंशन की, देखो लिमिटेशन देखो, आपका टॉर्क की डायमेंशन भी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू है और वर्क की डायमेंशन भी सेम है, दोनों की डायमेंशन सेम है, वर्क की भी और टॉर्क की भी, बलागुण की। लेकिन ये क्वांटिटी स्केलर है और ये क्वांटिटी वेक्टर है, तो ये आपको ये नहीं बता पाएगा कि जो डायमेंशन स्केलर के लिए निकाली है या ये वेक्टर के लिए निकाली है। तो एक लिमिटेशन तो तुम्हें ही दिख रही होगी, बात को समझ गए। जैसे हम एक फॉर्मूला लिख दें S बराबर यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हमने लिख दिया। S तो डिस्टेंस हो गई, चली गई दूरी, U हमारा इनिशियल वेलोसिटी हो गई, T टाइम हो गया, A एक्सेलरेशन हो गया। अब डायमेंशन के हिसाब से फॉर्मूला करेक्ट है, क्यों, S की डायमेंशन कितनी L, इसकी डायमेंशन, क्यों, हम सब जानते हैं कि सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ही ऐड हो सकती हैं और सेम डायमेंशन की क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो अगर यहाँ की डायमेंशन इसकी भी देखें तो इसकी भी L हो गई, U की डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस वन और T से मल्टीप्लाई करोगे L हो गई, और इसकी डायमेंशन निकालोगे, एक्सेलरेशन की डायमेंशन कितनी एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर बन गया, तो डायमेंशन लिए फॉर्मूला करेक्ट है। लेकिन जनरल जो इसका एक्सप्रेशन है वो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, ये फॉर्मूला वैसे करेक्ट नहीं है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, ये फॉर्मूला होता है। तो जो तुम्हारा पैरामीटर हाफ मल्टीप्लाई होना था उसके बगैर भी डायमेंशन एनालिसिस तो ये कह रहा था कि रिजल्ट ठीक है, जबकि फॉर्मूला ठीक नहीं था। बात को समझ रहे हो, अगर कोई फॉर्मूला, इस बात को समझें और सुने, कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट ही होगा, लेकिन कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं वो करेक्ट हो, लिमिटेशंस हो गई, ये इसकी लिमिटेशंस में जा रहा है। एक लिमिटेशंस में तो अभी मैं डिस्कस ही कर रहा था, यस, उसको तय नहीं कर पा रहा, तो ये सब लिमिटेशंस हैं उसकी। तो यहां तक समझे बात, कितनी चीजें कराई तुम्हें, एल की डायमेंशन, एच की डायमेंशन, पी की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन, उसके अलावा वर्क की डायमेंशन, टॉर्क की डायमेंशन और फॉर्मूले के साथ साथ लिमिटेशंस। कि कोई फॉर्मूला अगर करेक्ट है, अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो डायमेंशनली भी करेक्ट होगा, लेकिन कई बार क्या होगा, डायमेंशनली करेक्ट फॉर्मूला कोई जरूरी नहीं है ठीक हो, ये समझनी थी बात। ये हम डिस्कशन किस पे दे रहे थे, ये डिस्कशन हमारा चल रहा था डायमेंशंस की सिंपल डेफिनेशन, सिंपल एल की डायमेंशन, एच की डायमेंशन, मोमेंटम डायमेंशन,
और तुम्हें डायमेंशन में बाद में ये पता चलेगा कि डायमेंशन एक बहुत बड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टॉपिक है और बहुत सारे एक्सप्रेशंस में चेक करने के बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देखो ये क्वेश्चंस मिला, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। मैं कहने को तो नंबर 2 ही पॉइंट डाल रहा हूँ, लेकिन मैंने 7-8 डायमेंशन आपको सिखाई है अभी निकालने। जैसे क्वेश्चन पूछता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन निकालो और हाफ म्यू नॉट एच स्क्वायर की डायमेंशन निकालो। जनरली बच्चे इसमें क्या करते हैं, बहुत लंबा समय लगाते हैं क्वेश्चन में। इसका मैं दूंगा तुम्हें शॉर्ट ट्रिक। आया हो क्वेश्चन है कंपटीशंस का। शॉर्ट ट्रिक में ऐसा दूंगा कि आपको कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप केवल और केवल 2 लाइन में इसका आंसर दे दोगे और कोशिश करोगे तो एक ही लाइन में। बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है, U/V होता है एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो होता है किसमें स्टोर एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, जो कैपेसिटर में स्टोर होती है। ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये हमारी कहलाती है मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी स्टोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो चाहे तो इसकी डायमेंशन लें चाहे इसकी डायमेंशन लें, इनकी डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की डायमेंशन के इक्वल होगी। कितना इजी हो गया क्वेश्चन। ना तो हमें एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी पड़ेगी, ना ई की निकालनी पड़ेगी, सीधा आंसर हमारा हो जाएगा। कैसे हुआ, एनर्जी की डायमेंशन हमें पता है कितनी होती है, mL² 2। क्यों, E बराबर mc², तो फेमस फॉर्मूला सब याद ही रहता है। तो एनर्जी की डायमेंशन हमारी कैसे निकाल लोगे, mc² आपको याद है, तो स्मॉल m की डायमेंशन कितनी, कैपिटल M हो गई मास की, और c की जगह पे क्या आ जाएगा, LT-1 का स्क्वायर, तो mL² T-2 नहीं हो गया ये। और वॉल्यूम के लिए क्या ले लोगे, L3, तो इसका डायमेंशन आंसर क्या हो गया, mL-1 T-2 हो गया। कोई दिक्कत हुई, कितना आसानी से निकाल लिया। सिमिलर इसमें कुछ भी मत करो, इसका आंसर फिर सेम है, mL-1 T-2। तो अब जैसे ये क्वेश्चन आता है तो आप इसे सॉल्व मत करना। जिन लोगों को सिलेक्शन नहीं लेना होता उन्हें बताऊं क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, एप्सिलॉन नॉट की पहले डायमेंशन निकालने जाएंगे, फिर ई की डायमेंशन निकालने जाएंगे और उसमें बहुत लंबा समय किल कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा कि आपको पता कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर है, तो आपका आंसर सीधा ही आ गया, आपको करना ही कुछ नहीं। ऐसी ऐसी चीजें सीखो, उससे हमें बहुत फायदा मिलता है। इसमें हमारे इसी तरीका से इसमें ले लो। और ये बस सोचना हाथ ना लगा हो, अगर वो क्वेश्चन को पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर की डायमेंशन निकालो, तब भी यही आंसर है। और कहता है म्यू नॉट एच स्क्वायर की डायमेंशन निकालो, तब भी यही आंसर है, क्योंकि हाफ की तो कोई डायमेंशन का कोई मतलब ही नहीं है। ये भी हमें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही देगा, ये भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही देगा। बात समझ में आ गई। दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। अब इसी पे एक क्वेश्चन जो बड़ा महत्वपूर्ण पूछा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। डायमेंशनली जो फॉर्मूला है, जो डायमेंशनली फॉर्मूला है, वो डायमेंशनली फॉर्मूला, ये दोनों करेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला है इसमें, और इनको आपस में ऐड किया जा सकता है। आप कहोगे सर कैसे पता चला कि इनको ऐड किया जा सकता है। मुझे ऐसे पता चला, इसकी डायमेंशन भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी और इसकी डायमेंशन भी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम थी, तो दो सिमिलर तरीका की एनर्जी स्टोर हमारी ऐड हो सकती हैं। और ये पता चला, एक्सप्रेशन आ गया यूईबी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड। बहुत ही ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में, तो ये स्टोर होती है पर यूनिट वॉल्यूम, और ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड में। और कई बार पता है इस फॉर्म में पूछ लिया जाता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। और यहां से इस एक्सप्रेशन को लिख दो डी यू बी अपॉन डी बी। आप कहोगे सर ये कहां से लिया, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही तो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में। और ये यहां से इस डीवी को इधर ले आओ मल्टीप्लाई करके, यहां से हटा दो, उसके बाद इसे क्या कर दो, इंटीग्रेट। ये यूईवी का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था पीछे।
पूछा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर कितनी होती है, चला कहां से था, यहां से चला था डायमेंशन से, और कहां पहुंचा दिया तुम्हें, सेम डायमेंशन की क्वांटिटी ऐड करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर बता दी। ये स्टोर होगी, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी, और ये टोटल एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। और ये फॉर्मूला फिर किसका था, ये एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम का था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम, ये टोटल एनर्जी स्टोर, ये दोनों में अंतर को समझ लो, नोट करते जाओ, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, सब कंपटीशंस की दुनिया के आए हुए क्वेश्चन है। अब कहता है, देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, थोड़ा सा मैं और डायमेंशन से ही आगे बढ़ा दूं। मुझे पता चला, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी स्टोर और मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर आपस में इक्वल हैं। मींस ईएम वेव चलती है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर जो हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, और जो मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इन दोनों को बराबर कर दो। जैसे इसको बराबर करोगे तो हाफ से हमारा हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहां से E अपॉन एच का स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारी बच्चों, इजकल टू म्यू नॉट, क्यों जी कितने बनी, ये आ रही है म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पहुंचे हैं। और इस E बाई एच को, E बाई एच इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे आपसे पूछता है कि ये इंपीडेंस है, तो ये ओम में मेजर होता है, तो इसकी डायमेंशन ओम की डायमेंशन के इक्वल होगी। तो इसकी डायमेंशन जैसे कहता है कि अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन किसके इक्वल होगी, आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहां पे जैसा आंसर दे देगा ओम इनवर्स, कह देगा ओम, कह देगा सी की डायमेंशन वेलोसिटी ऑफ लाइट की डायमेंशन, या कुछ और दे देगा, बोल्ड, आंसर क्या जाएगा ओम। और अगर थोड़ी सी फिजिक्स आप आगे जाकर जानोगे तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 120 पाई होती है, फ्री ओम्स के, इतनी ओम्स होती है। तो फ्री स्पेस में जो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है वो 120 पाई होता है। बात पहुंचे। और डायमेंशन में क्या पता चला, इसकी डायमेंशन हमें ओम की डायमेंशन के इक्वल होगी, रेजिस्टेंस की के। और तुम कहोगे सर रेजिस्टेंस की कैसे निकाले, तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R बराबर V अपॉन I कभी ना भूलना, इसी से निकल जाएगा। V जो होता है वोल्टेज, उसे हम लिखते हैं W अपॉन Q, जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है W अपॉन Q, वर्क डन कैरिंग पर यूनिट चार्ज। और ये हमारा I हो गया, तो यहां पे W Q की जगह IT लिख सकते हैं, I स्क्वायर इंटू टी। अब देखो यहां तक कब तक पहुंचाना है, वहां तक पहुंचा दो जहां तक डायमेंशन हमें जिन चीजों की पता हो। I की हमें डायमेंशन पता, एम्पियर लिखते हैं, T की हमें पता, कैपिटल T लिखते हैं, W की वर्क की हमने अभी निकाली थी, तो सबकी डायमेंशन लिख दो, R की डायमेंशन निकल जाएगी। R की डायमेंशन पता होगी तो वही डायमेंशन इसकी हो जाएगी। पहुंच रहे हो बात पे। मैं डायमेंशन एनालिसिस से गया, वहां पे अच्छे अच्छे कंसेप्ट तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, देखो ये सिखा दिया, ये सिखा दिया यहाँ। इसके बाद में तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस की डायमेंशन निकालनी सिखा रहा हूँ। W की डायमेंशन क्या थी, ml स्क्वायर T-2 वर्क की, और I की क्या लोगे एम्पियर स्क्वायर, और टाइम, तो कितनी हो गई, अब रेजिस्टेंस की भी सिखा दी तुम्हें निकालनी, और V की तुम यहां सीख गई, वोल्टेज की W बाई क्यू पे। V की डायमेंशन ना सीखी तुमने, डायमेंशन ऑफ वर्क अपॉन Q, एक फॉर्मूला पकड़े करो, उसी को ले लिया करो। W की कितनी थी डायमेंशनली देखो ये कितना बना ML, और Q की कितनी
आई इंटू टी, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 1। चेक करते रहना, कहीं गलती हो तो करा देना सही। कितनी सिखाई तुम्हें यहां? बहुत सारी डायमेंशन सिखा दी। इसकी डायमेंशन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, इसकी डायमेंशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी एक्सप्रेशन, टोटल एनर्जी स्टोर, एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ई बाई एच की डायमेंशन। ई बाई एच की पता चल गई तो अंडर रूट म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ये। अब जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन क्या होगी, तो घबराना थोड़ी है, इसकी तुम्हें पता है ये ओ में, तो इसका स्क्वायर कर दो। बात नहीं समझे? इसका जब इसकी वैल्यू लोगे तो ये ओम स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगा। क्यों? जब ये अंडर रूट ओम दे रहा तो इसका स्क्वायर दोनों तरफ करोगे तो ओम स्क्वायर हो गया ना। ओम स्क्वायर का मतलब रेजिस्टेंस के स्क्वायर की डायमेंशन, और रेजिस्टेंस की तुमने निकाल रखी है। कहां निकाली थी? हाँ, वहां पे पुट कर दो, सॉल्व कर दो, कर लोगे। बहुत सारी चीजें कवर की मैंने इसमें, और मैं यही करूंगा, एक चीज को उठाऊंगा उस पर बहुत सारी चीजें। अब देखो, ये चीज कवर हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और तुम्हें एक चीज यहां और सिखानी थी, मुझे उसे भी सिखाई दे रहा हूं। रब कर दूं यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। डायमेंशन एनालिसिस एक इतना इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाता है कि कई बार जो प्रॉब्लम्स हैं बहुत आसानी से सॉल्व होती हैं इससे। सबकी डायमेंशन हमें पता चल जाती हैं, निकालनी हमें आनी चाहिए, लिमिटेशंस हमें पता ही होनी चाहिए, और जो कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें सब निकाल लें, तो फिर मुझे लगता है काफ़ी फायदा इसका रहता है। मैंने बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कहा है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है डायमेंशन एनालिसिस, बहुत जल्दी से आप क्वेश्चन को पिक कर सकते हैं। तो यहाँ अब हम चले जी पे। जी की डायमेंशन हमें सपोज क्या निकालनी है, तो 1 2 3 मेरे पॉइंट क्लियर हो गए। फोर्थ पे मैं जा रहा हूं, जी की डायमेंशन हमें निकालनी है। जी डायमेंशन निकालने के लिए क्या करें? सबसे आसान फॉर्मूला होता है हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ, F बराबर माइनस जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स का सिंपल फॉर्मूला लिख दें, और साथ साथ पता है जब हम पढ़ रहे हैं तो ये फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं हमारे। अगर दो बॉडी है, मास एक मास m1 की है, एक मास m2 की है, तो उनके बीच में जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू माइनस कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होती है। और इस कैपिटल जी की वैल्यू जो होती है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ये इसकी जी की वैल्यू होती है। और माइनस का मतलब अट्रैक्शन। इफ देयर आर टू बॉडीज, one have the mass m1, another have the mass m2, and if they are kept at the separation of the r, then these two body exert a force upon each other, and nature of force is attractive, negative sign shows that। और फोर्स किन चीजों पर निर्भर करेगा? प्रोडक्ट ऑफ मास, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दोनों मासों की, उनके सेपरेशन के 1 अपॉन आर स्क्वायर पे, इनवर्स स्क्वायर। अब जी की हमें डायमेंशन चाहिए, तो जी की डायमेंशन यहां से किसके इक्वल होगी? जी को हम लिख सकते हैं यहां से जी इक्वल टू माइनस एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। यही तो लिखोगे बच्चों। और माइनस और प्लस का कोई मतलब नहीं, माइनस केवल यहां क्या बता रहा है? केवल अट्रैक्शन बता रहा है, नेगेटिव जो था। तो जी की डायमेंशन और ये डायमेंशन सेम होंगी, तो फोर्स की डायमेंशन ले लो। जी डायमेंशन अब कैसे निकालोगे? फोर्स की डायमेंशन और आर स्क्वायर की डायमेंशन और m1 m2 की डायमेंशन। फोर्स की कितनी है? mlt माइनस 2, और आर स्क्वायर की कितनी हो गई? अपॉन, नहीं हो गई? तो आंसर कितना आ गया? ये आ गया सॉल्व। डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी निकाल लिया आसानी से, माइनस m-1 L3T-2। अब जैसे आपसे कहता है स्मॉल जी की डायमेंशन निकाल लो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब तुम्हें पता चल गया एक्सेलरेशन की डायमेंशन के इक्वल है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। क्या हो गई? क्यों जी? बोलो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कैसे निकालोगे? L अपॉन टी स्क्वायर नहीं करोगे? L T-2 हो जाएगी।
जो त्वरण की होती है, एक्सलेशन की होती है, वो इसकी हो जाएगी। नहीं कर पाए? इजी नहीं था? सदा एक चीज सदा याद रखो कि अगर एक डायमेंशन निकाल रहे हो तो दूसरी डायमेंशन को जरूर देख लो उसी समय। तो यहां हमारे पास बहुत बार पूछी जाती है, इस कैपिटल जी की तो बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है। फिर हम चलते हैं वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट, वो भी बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा बार पूछा जाने वाला। तो यहाँ जो तुम्हारे डायमेंशंस के क्वेश्चन है ये सारे मैंने ऐसे लिखे हैं जो पेपर में रेगुलर इंटरवल पर पूछे ही जाते रहते हैं, रेगुलर आते हैं ये। उसके बाद जैसे हमसे पूछा है वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंटों की, फिफ्थ पॉइंट पे हमें बताना है ए और बी की निकालो कोई डायमेंशन वान डेर वाल्स गैस कांस्टेंट की। तो क्या लिख लो, पहले वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन लिख लो, वो होती है हमारी P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी अपॉन बी इजकल टू आर टी। क्या आ गई वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में क्लोज करो, V माइनस बी बराबर आर टी। ये हमारा डायमेंशन में अगर हम देखेंगे तो आपको मैं लगातार कहता रहा हूं कि सेम डायमेंशन की ही क्वांटिटी आपस में ऐड हो सकती हैं और सेम ही घट सकती हैं सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम यहां से देखें तो सबसे आसान तो हमारे पास में बी की डायमेंशन है, क्योंकि वी में से वॉल्यूम ही घट सकता है। तो बी की डायमेंशन किस डायमेंशन के इक्वल होगी? बी डायमेंशन जो होगी वो वी के डायमेंशन के इक्वल होगी, क्योंकि वॉल्यूम में से वॉल्यूम की डायमेंशन सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम कितनी है? वो एल क्यूब है, क्योंकि वॉल्यूम सदा किस में मीजर होगा? एल क्यूब में। तो कितना आसानी से पता चला। और यहां से क्या पता चलेगा? P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो प्रेशर की डायमेंशन के इक्वल होगी। डायमेंशन ऑफ प्रेशर होगी ये, क्योंकि प्रेशर में कुछ प्रेशर जुड़ेगा। तो ए की डायमेंशन कितनी हो जाएगी? ए की डायमेंशन प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी। ध्यान दो, ए को जब मैं पी वी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल करूंगा तो वी स्क्वायर से मेरी वी स्क्वायर की डायमेंशन कटेगी जब यहां से प्रेशर बनेगा हमारा। फिर से समझो, प्रेशर में प्रेशर ही जुड़ सकता है, वॉल्यूम में वॉल्यूम भी सब्ट्रैक्ट हो सकता है। वॉल्यूम से वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट हो रहा तो बी की डायमेंशन एल क्यूब हो गई। और जब प्रेशर में प्रेशर जुड़ सकता है तो प्रेशर की डायमेंशन और ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन आपस में इक्वल होंगी। तो ए की डायमेंशन किस डायमेंशन के इक्वल होगी? प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर। क्यों? जब हम यहां पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर कर देंगे डायमेंशनली और वी स्क्वायर से वी स्क्वायर काट देंगे तो प्रेशर की डायमेंशन तो बचेगी फिर यहां। तो ए की डायमेंशन प्रेशर इंटू वी स्क्वायर की डायमेंशन के इक्वल होगी। कौन कौन नहीं समझ पाए? ये डायमेंशन प्रेशर की, ये इसकी डायमेंशन भी प्रेशर, तो ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन प्रेशर की डायमेंशन हो गई। अगर मुझसे कहा जाए कि ए अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन किसकी डायमेंशन के बराबर होगी तो मैं कहूंगा डायमेंशन ऑफ प्रेशर। तो ए की डायमेंशन प्रेशर इंटू वॉल्यूम स्क्वायर डायमेंशन के इक्वल होगी, सिंपल बात है। अब हो गया क्वेश्चन, अब क्या बच रहा है इसमें? तो प्रेशर की डायमेंशन कैसे निकालोगे? प्रेशर होता हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू वी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन के इक्वल हो गई ए की डायमेंशन। और फोर्स की डायमेंशन कितनी? एम एल टी माइनस टू। और वॉल्यूम की डायमेंशन कितनी? एल क्यूब का स्क्वायर करोगे एल सिक्स, और एरिया के लिए क्या करोगे? एल स्क्वायर। कितना आ गया बच्चों? एम एल, ये आ गई डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ ए विल बी एम एल फाइव टी माइनस टू, और डायमेंशन ऑफ बी वो एल क्यूब हो गई। बहुत बार आता है क्वेश्चन इस पे। और जैसे इस पे देखो क्वेश्चन में यहां पे देखो डिस्कस कर दे रहा हूं, यहां भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसी पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्कस कर दे रहा हूं। कहता है फोर्स की जो डायमेंशन है, फोर्स का फॉर्मूला है ए टी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स। रब कर दूं अगर इसको समझ गए हो, अगर कहीं दिक्कत है तो मुझसे पूछो।
जैसे हमारे पास एक्सप्रेशन हमने लिख दिया F बराबर ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। अब कहा कि ए और बी की डायमेंशन निकालो। भाई ए और बी की डायमेंशन हमारी क्या होगी? आया वो क्वेश्चन है। कई बार कंपटीशंस में इस तरीका के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे क्या होगा, फोर्स की डायमेंशन जो होगी, डायमेंशन ऑफ फोर्स, वो ए टी की डायमेंशन भी होगी और वो बी टी स्क्वायर की भी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स जो होगी वो ए इंटू टी की डायमेंशन के इक्वल और बी टी स्क्वायर डायमेंशन, क्योंकि समान लेवल की समान डायमेंशन की क्वांटिटी ही ऐड हो सकती है। तो अगर यहां फोर्स है तो ये भी फोर्स की डायमेंशन के इक्वल होगा, ये भी फोर्स की डायमेंशन के इक्वल होगा। तो ए की डायमेंशन जो होगी, डायमेंशन ऑफ ए किसकी डायमेंशन के इक्वल होगी? फोर्स अपॉन टी। टी है टाइम है, तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता ही है। डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन टाइम में कैसे लगाओगे? डायमेंशन ऑफ फोर्स में फोर्स हो गया एम एल टी माइनस 2 और टाइम के लिए यहां ले आओ, तो आंसर क्या लगा दोगे? ये आ गई डायमेंशन ए की। अब किस पे जाओगे? बी की डायमेंशन। तो यहां डायमेंशन ऑफ बी ले लोगे, वो डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन टी स्क्वायर। एफ की डायमेंशन ले लो, कितनी हो गई? तो ये आ गया, ये आ गई ए और बी की डायमेंशन। कोई दिक्कत हुई? तो फोर्स की डायमेंशन हम यहाँ इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स की डायमेंशन हमारी कैसे निकली? फोर्स है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, फोर्स की डायमेंशन एम बी से निकाल लें। ए की डायमेंशन जो होगी फोर्स की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन होगी, बी की डायमेंशन फोर्स अपॉन टी स्क्वायर डायमेंशन के इक्वल होगी। फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, टाइम की डायमेंशन पता, तो ए और बी की डायमेंशन हमें सिंपली पता चल जाएगी। तो यहाँ से क्वेश्चंस रेगुलर इंटरवल पर हमसे पूछे जाते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां से हमें सिंपल क्वेश्चंस जो देखे गए हैं। मैं अगर पेपर नेट का है तो कोई क्वेश्चन दें मुझे डायमेंशन एनालिसिस का, मैं चाहूँगा कोई एक थोड़ा टफ सा क्वेश्चन दूं तो मैं और थोड़ा सा निकलवाने का प्रयास करता हूं। कोई पेपर है किसी के पास? नेट का पेपर हो किसी के पास? गेट में तो नहीं आता, नेट में आता है क्वेश्चन, इसमें कई बार आ चुका है। किसी के पास नहीं है? चलो नहीं है, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दूंगा नेट के क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन। तो यहाँ आता है, इस पे क्वेश्चन काफी आता है। डायमेंशन एनालिसिस पे मैं नेट में भी दिखाऊंगा, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन देखो, ये भी मैंने निकलवा दिया, ये भी सॉल्व करा दिया, ये भी करा दिया। थोड़ा सा इनके भी आइडिया देता हूं कि इनकी डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं। देखो इसकी डायमेंशन सपोज किया चाहिए, इसकी चाहिए, तो क्या करें? तरीका सुने और अच्छे से समझें कि सपोज किया हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की हमें डायमेंशन इसकी चाहिए, दिस वन। तो याद करें कि कोई फॉर्मूला, सबसे सिंपल फॉर्मूला हमारा कहां से इंट्रोड्यूस होता है? तो चार्ज में हमें पता है कि अगर दो चार्ज हैं, एक चार्ज हमारा Q1 है, एक चार्ज हमारा Q2 है, और अगर इनके बीच का सेपरेशन अगर R है, तो ये बस सोचना है कि ये क्वेश्चंस जो है नेट में नहीं आते डायमेंशन एनालिसिस से, तो मैं पता चलेगा 5-5 नंबर के क्वेश्चंस कम से कम 4 या 5 बार क्वेश्चन आ चुका है पीछे 8-10 साल के अंदर। और एक बार हिंदुस्तान से आवाज उठी किस बात की, कैसा डायमेंशन एनालिसिस पे वीडियो डालो। मैंने वीडियो भी डाली थी डायमेंशन एनालिसिस पे। तो ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि नेट में नहीं पूछा जाता, यह सब जगह पूछा जाता है टॉपिक, असिस्टेंट प्रोफेसर्स में। और जो अभी मैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर करा रहा था, IIT JEE का क्वेश्चन आया हुआ। और जो तुम्हारे नीट के एग्जाम होते हैं, इनमें सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायमेंशन एनालिसिस का। असिस्टेंट प्रोफेसर्स का चाहे एग्जाम हो, चाहे जितने भी पेपर PhD के होते हैं, वहाँ हर जगह पूछा जाता है क्वेश्चन डायमेंशन का। तो डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए, इनके फायदे आने चाहिए, और क्वेश्चन करके ही पता चलता है। जैसे हमसे कह रहा भाई एप्सिलॉन नॉट की निकालो, तो फोर्स का हम सिंपली जो कूलम्ब्स लॉ यूज करते हैं, कितना होता है फोर्स? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन नहीं दिख रही तुम्हें यहाँ आती हुई? क्यों जी? फोर्स की डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट R और इसकी डायमेंशन वो किसके इक्वल होगी? डायमेंशन के इन तीनों का प्रोडक्ट डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 होगा।
तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन कितनी हो गई बताओ। पहले ऐसा कर लो, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बना लो। क्यों जी, क्या बन गया एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एफ आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाओ, फोर्स को नीचे ले आओ। 4 पाई की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, इनकी डायमेंशन होगी। तो डायमेंशन ऑफ Q1 Q2 अपॉन किसकी डायमेंशन? डायमेंशन ऑफ फोर्स इंटू आर स्क्वायर, ये होगी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहां से इसको नीचे ले गया मैं, ये डायमेंशनली ऐसा ले गया, या ये कह दूं Q1 Q2 की डायमेंशन को डिवाइड कर दूं फोर्स इंटू आर स्क्वायर की डायमेंशन के, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ जाएगी। क्या दिक्कत है? फोर्स की Q1 Q2 की डायमेंशन तुम्हें पता ही है। हाँ जी, कोई गलती हो तो चेक कर लेना। Q1 Q2 का क्या करोगे? IT इंटू आई टी, Q बराबर IT, क्योंकि Q की नहीं लेते सीधा, हम करंट की लेते हैं, एम्पियर ए से दिखाते हैं उसे। और यहां पे फोर्स इंटू आर स्क्वायर, अब रख दो सबकी। ए एम्पियर स्क्वायर तो आई और आई से आ गया, आई स्क्वायर का एम्पियर स्क्वायर टी से क्या आ गया अपॉन फोर्स कितना और आर स्क्वायर की एल स्क्वायर। निकाल लो क्या बन गया, m-1 l-3 ये आ गई। ए स्क्वायर का मतलब एम्पियर स्क्वायर है ये होगी। नहीं निकालनी सीखे, ऐसे निकालते हैं। आ गई ऐप, सीधा सीधा ऐसा सॉल्व कर देना, या तो याद ही रख लेना। याद करना भारी पड़ रहा है तो निकालना सीख लो, कैसे निकाल लेंगे। अब तुमसे कह रहा हूं, मैंने हिंट दे दिया, अब तुमसे कह रहा हूं भाई म्यू नोट की बताओ कैसे निकालोगे। ये तो एप्सिलॉन नॉट सिखाई तुम्हें। शॉर्टकट कोई बता सकता है? शॉर्टकट बिल्कुल सही, एग्जैक्ट, सबसे अच्छा पड़ेगा उससे, सबसे बढ़िया तरीका है। ये किसकी डायमेंशन निकाल रखी है तुमने? ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन है। तो क्या होता है, सी स्क्वायर का फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर जो होता है वो 1 अपॉन म्यू नॉट ये होता है। तो म्यू नॉट की डायमेंशन कितनी हो गई? म्यू स्क्वायर की डायमेंशन जो हो गई वो किसकी डायमेंशन के इक्वल हो जाएगी? इसको इधर ले गए, 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन के इक्वल होगा ये। क्यों जी, नहीं होगा? और एप्सिलॉन नॉट की तो मैं पता ही है। क्यों जी, तो यहां से क्या कर दो, 1 अपॉन सी स्क्वायर की डायमेंशन कितनी हो गई? एल स्क्वायर टी -2 नहीं आएगा क्या? और एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन तुम्हारे पास है कितनी? ये हो गई। अब इनमें देख लो करके सॉल्व, कितनी बन गई? एम रह गई, अभी ऊपर जाओगे ना, और एल, हाँ जी देखो, टी की कितनी बता रहे हो पावर? -2, और ये थोड़ा लंबा पड़ती है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब कहो कैसे हम चेक करना चाहते हैं, हमें तो नहीं पता ये सही निकाली या गलत निकाली। कौन से फॉर्मूले से करोगे सबसे जल्दी बताओ? कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ जिससे चेक हो जाए, क्रॉस चेक। कोई भी फॉर्मूला जो तुम्हें लगता हो सबसे आसानी से हम ला सकते हैं। किससे? हाँ उससे भी आ सकता है। उससे लाने में थोड़ा सा तुम्हें समय, मुझे नहीं लगता कम पड़ेगा। कोई और बताओ, कोई फॉर्मूला और बताओ जिससे तुम इसे चेक कर सको। मुझे नहीं पता कि सही लिखा है या गलत लिखा। मैं चाहूंगा क्या, मैं चाहूंगा कि कोई फॉर्मूला अगर हमने ऐसा
उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिख लिया है तो उसे क्रॉस चेक कैसे करें? कोई और क्लास में? और बताओ, सब तुम लॉन्ग कट बता रहे हो, मुझे शॉर्टकट चाहिए। क्यों जी? सबसे शॉर्टेस्ट चाहिए। देखो, फॉर्मूले तो हमारे पास बहुत हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं कि तुम्हें एक चीज पता होगी कि जो हमारे पास बी का एक फॉर्मूला हुआ करता था, बी मैग्नेटिक फील्ड का, वो डीबी की जो वैल्यू थी वो हमारी होती थी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कौन सा था ये लॉ? बायो-सावर्ट लॉ। याद आ रहा है? यहाँ बी की अगर हमें डायमेंशन पता चल जाए तो हमारे लिए बहुत काम आसान हो जाए। आई की हमें एम्पियर पता ही है, एल की हमें पता ही है, आर की हमें पता ही है, इसकी हमें लेनी नहीं है, इसकी हमें डायमेंशन लेना ही नहीं है, बी की पता चल जाए। अब बी की अब कैसे लो? बी की डायमेंशन के लिए सबसे बढ़िया कि एफ बराबर क्यू वी बी यूज कर दो, तो बी जो हो जाएगा वो हमारा किसकी इक्वल हो जाएगा डायमेंशनली? एफ अपॉन क्यू वी। चेक करते हैं इसे, चेक करते हैं कि हमने सही लिखा था या गलत लिखा था। तो क्या हुआ? म्यू नॉट की डायमेंशन किसकी के इक्वल होगी? इसकी डायमेंशन के इक्वल। और इसकी डायमेंशन कितनी है? फोर्स अपॉन क्यू इंटू वेलोसिटी। ये बी की डायमेंशन है और ये इधर चला जाएगा आर स्क्वायर की डायमेंशन, ऐसे जाएगा ना ये, और आई डी एल की डायमेंशन। फिर से समझ लें क्या किया है मैंने। डीबी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला लिया। ये कौन सा लॉ कहलाता है? बायो-सावर्ट लॉ। कि अगर हम करंट करें कंडक्टर से डिस्टेंस आर पे, एक सेगमेंट लें छोटा सा, उसमें करंट आई फ्लो करती हो, डीएल उसकी लेंथ हो सेगमेंट की, और उससे आर डिस्टेंस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड बताना चाहते हैं तो बायो-सावर्ट लॉ यूज करते हैं। तो डीबी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हमारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट की डायमेंशन बी की डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर और आई डी एल की डायमेंशन के इक्वल होगी। बी की डायमेंशन मैं यहां से ले लूं, एफ बराबर क्यू बी बी से, बी की डायमेंशन एफ अपॉन क्यू बी होगी। और तुम्हें बताऊं, बी की डायमेंशन भी निकालना सीख लो हैं। एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी चीजें निकालनी सीखा करो। जैसा आपसे कहता है ई की डायमेंशन निकालो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करना फोर्स बराबर क्यू इंटू ई। तो ई की डायमेंशन हो जाएगी यहाँ एफ अपॉन क्यू। और एक चीज और सिखाऊं तुम्हें मैं, बहुत ही अच्छी बात, कि ई की डायमेंशन निकालो ना तो बी की डायमेंशन तो बहुत इजीली निकलती है। ई बराबर सी भी होता है फॉर्मूला। ई की डायमेंशन निकाल लो, सी की डायमेंशन से डिवाइड करो, बी की मिल जाएगी। और ई यहां से मिल ही जाएगा एफ अपॉन क्यू से। नहीं मिल गई की डायमेंशन तो बी की मिल गई, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, तुम्हारी इच्छा है, सेम आएगी। क्या आ गई? फोर्स की डायमेंशन नहीं निकाल पाए, एम एल टी माइनस 2, और आर स्क्वायर की डायमेंशन कितनी? एल स्क्वायर। क्यू की कितनी? 80 मीन्स यस, आई टी का मतलब एम्पियर इंटू टाइम लिख दो। वी की कितनी? एल टी माइनस 1। आई की कितनी? हाँ जी, आई की नहीं लोगे? और डीएल की कितनी? आई एम्पियर में ले लिया ना। और डीएल के लिए क्या ले लोगे? अब इसको चेक करो कितनी बनी है, देखो इससे मैच किया नहीं की? क्यों जी? हो गई नहीं हुई? ये कैंसिल आउट हो गई, देखो इससे। और क्या बचा? देखो ये बचा नहीं बचा, एम एल तो देखो ये आ गया है। अब टी माइनस 2 देखो, ये कैंसिल हो गया डायमेंशनली। सही तो आ रहा है? सही आ गई। यहां से देख नहीं रहे हो क्या बन गया? एम एल, यस।
ये आ गया, यही तो आ रहा है। अब तुमसे कहता है बी की डायमेंशन निकालो, तो पता है एक ही क्वेश्चन में तुमने बहुत सारी चीजें निकाल ली। कितनी डायमेंशन निकाली? म्यू नॉट की डायमेंशन, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन, बी की भी निकल गई यहीं से, मैग्नेटिक फील्ड की। कब निकली थी? जब हमने एफ अपॉन क्यू वी की ली थी। अब तुम्हें पता चल गया कि बी की डायमेंशन जो है वो एफ अपॉन क्यू वी के इक्वल है। तो फोर्स की डायमेंशन हमें पता है, एम एल टी माइनस टू होती है, क्योंकि एम में होता है, और एम की डायमेंशन कैपिटल एम, एक्सलेशन की एल टी माइनस टू, और क्यू की जगह पे क्या रख दोगे? आई टी। आई टी का मतलब ए इंटू टी, आई के लिए एम्पियर और टाइम के लिए कैपिटल टी, और वी के लिए क्या लोगे? एल टी माइनस वन। तो बी की डायमेंशन देख रहे हो कितनी आई? एम, हाँ जी, एल से एल कट गया, और टी से टी बच गया, और फिर ये बच गया एम ए माइनस वन टी माइनस, ए माइनस वन बन रहा है ना? हाँ। ये आ रही है, देखो चेक कर लो भाई, डायमेंशन ऑफ बी। लेक्चर किस पर चल रहा है? डायमेंशन एनालिसिस। सोना नहीं है किसी को भी, सोने की गुंजाइश नहीं है। बी की डायमेंशन। अब चाहिए तुम्हें ई की डायमेंशन, तो तुम पे दो तरीके हैं, एफ बराबर क्यू ई से निकाल लो। तो ई की डायमेंशन कितनी हो गई? एफ अपॉन क्यू की डायमेंशन के। और एफ की डायमेंशन कितनी? और क्यू की डायमेंशन कितनी? आ गया आंसर, कितनी? एम एल। ये बी की डायमेंशन हो गई, ये ई की है और ये बी की है। और ई बराबर होता है हमारा सी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है एक्सप्रेशन। अब चेक कर लो कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो यहां पे इस एक्सप्रेशन में ई की डायमेंशन हमारी बन रही थी, देखो चेक हम कर रहे हैं अभी, तो मैं चेक कराना सिखाता हूं। एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। और सी की डायमेंशन कितनी है? बोलो जल्दी। एल स्क्वायर टी माइनस टू इसकी डायमेंशन, और बी की क्या हो रही है? यस, एल टी माइनस वन। सी है, एल स्क्वायर, सी स्क्वायर नहीं है, एल टी माइनस वन। यस। और बी की कितनी है? एम टी माइनस टू। देखो चेक करके इसकी डायमेंशन इससे बनी नहीं बनी, चेक हो गई। देखो क्या सीखे? ई की डायमेंशन। अब देखो 5 सिखाई मैंने तुम्हें इसमें, किस किस की? ई की, बी की, उसके अलावा म्यू नॉट की, उसके अलावा एप्सिलॉन नॉट की, और क्रॉस चेकिंग करानी सिखा दी तुम्हें, ई बराबर सी बी से। ये इन एक्सप्रेशनों को तुम्हें रिवीजन करा दिया। देखो यहाँ बायो-सैवर्ट लॉ आ गया, इसका रिवीजन भी था इसमें, बायो-सैवर्ट लॉ। तो यहां हमें सब चीजों को जोड़े रखना है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट का आपस में कनेक्टिविटी पता है ना रिजल्टों की, तो इजी हो जाती है। और फिर एक चीज मैं बताऊं, क्रॉस चेक अगर करनी आती है ना, तो गलती की संभावना खत्म हो जाती है। और ई बराबर सी बी का जो फॉर्मूला है ना, जब हम मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिजल्ट निकालते हैं, ये एम थ्योरी से आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में अगर हमें ई पता है और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता करना है, तो बी जो होता है उसे इलेक्ट्रिक फील्ड को सी से हम डिवाइड करते हैं। ये मैं इस समय तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब तुम्हें क्या पढ़ाऊंगा EMT, वहां पर तुम्हें ड्राइव कराऊंगा ऐसे सब, ई बराबर सी बी को। और ड्राइव डेरिवेशन है इसका। अब याद ही कर लो, जैसे क्या कहे, ई और बी दे दे तुम्हें और सी पूछे, तो सी बराबर ई अपॉन बी कर दो। ई देता है, बी पूछता है, बी बराबर ई बाई सी कर दो। लेकिन ये फ्री स्पेस में है। अगर माध्यम हो, किसी माध्यम में ईएम वेव चल रही है, तो ई बराबर वी भी हो जाता है। सी तो फ्री स्पेस में लाइट होती है ना ईएम वेव की, और माध्यम में वी होती है। कर लोगे ये जब सब चीजें सीखो। अब चलें सरफेस टेंशन पे। सरफेस टेंशन का तो आसानी है। सरफेस टेंशन जो होता है टी, टाइम पीरियड बस पढ़ लेना इसे। सरफेस टेंशन के लिए लिखा है मैंने। टाइम पीरियड का तो तुम्हें पता ही है, कैपिटल टी होगी, फ्रीक्वेंसी की टी माइनस वन होगी। तो टी का सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है एफ अपॉन एल, फोर्स पॉइंट लेंथ सरफेस टेंशन होता है। फोर्स की डायमेंशन कितनी?
क्यों जी, mlt माइनस टू नहीं होगी क्या? और लेंथ की डायमेंशन कितनी? तो mt माइनस टू हो गई इसकी डायमेंशन। आसान नहीं है काफी? इम्पल्स की तो बहुत ही आसान है। इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, जानते हो? अगर कोई बॉडी, फोर्स का फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा तुमने? फोर्स बराबर dp अपॉन dt। तो dp की वैल्यू जो होती है वो एफ dt होती है। ये एफ dt जो है ये इम्पल्स कहलाता है, dp चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या किसकी डायमेंशन के इक्वल होगा? मोमेंटम की डायमेंशन के। dp की डायमेंशन मोमेंटम की डायमेंशन के इक्वल होगी। चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो मोमेंटम का जो बदलाव है उसको नोट कर रहा होगा। तो यहां पर जो डायमेंशन होगी इंपल्स की वो कितनी होगी? मोमेंटम की। और मोमेंटम की डायमेंशन कितनी होती है? m इंटू वी। वी का मतलब एफ डी टी से निकाल लो, ये भी इंपल्स है। फोर्स कितना? ये हो गया, देखो सीख गए? ये इंपल्स की डायमेंशन हो गई। कहां पहुंचे? इंपल्स, सरफेस टेंशन, ये सब निकल गए तुम्हारे। अब है के, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। अब कर दूं इन्हें? ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो कंपटीशंस में रेगुलर पूछे जाते हैं। तो जैसे हमें के चाहिए, के की डायमेंशन, तो कोई रिजल्ट चाहिए हमें ऐसा जो के को कनेक्ट करता हो, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी को। तो सबसे जो आसान होता है 12th लेवल पे क्वेश्चन जो होता है फॉर्मूला, होता है Q बराबर के थीटा वन माइनस थीटा टू अपॉन डी इंटू टी। ये फॉर्मूला पढ़ा 12th में था। ये तो एरिया है, ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ये डी जहां से जहां तक हीट जा रही है, दो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है जहां से जहां तक पहुंची है वो है, और टी टाइम है। तो के की डायमेंशन नहीं पता चला कि क्यों हीट है, हीट एनर्जी होती है। तो ये तो एनर्जी की डायमेंशन हो गई। यहां से लेंथ की डायमेंशन, यहां टेम्परेचर, ये टाइम, एरिया की पता ही है हमें, तो के की डायमेंशन निकल जाएगी। क्या हो गई? के बराबर क्यू इंटू डी अपॉन ए। देखो बच्चों यही बना। अब यहां पे लिख दो, हीट की कितनी लिखोगे? एनर्जी की। एनर्जी कितनी? एनर्जी की mc स्क्वायर से निकाल लिया करो। क्या बन गई? ml स्क्वायर टी माइनस टू। और डी की क्या ले लोगे? बोलो जल्दी से। डी मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस की एल, एरिया की कितनी, और इसकी क्या लोगे? क्यों जी, थीटा लेते हैं इसे? हैं? ये नहीं बचा? क्यों नहीं बचा? ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर को किस में दिखाते हैं? थीटा से दिखाते हैं। थीटा दो इसे, थीटा से दिखाते हैं इसे, केल्विन को। कई बार कुछ किताब में केल्विन में ऐसे दिख देती हैं के, लेकिन थीटा होता है इसका। हाँ, और ये टी के लिए कैपिटल टी करें टेम्परेचर को। अब कर लें सॉल्व, अब क्या दिक्कत रह गई इसमें? आंसर क्या बन गया? केल्विन का मतलब थीटा में दिखा रखा है, तो यहां पे देख दो क्या वैल्यू आ गई, बताओ मुझे। ये तो कैंसिल आउट ही हो गया। एम एल और थीटा माइनस वन, ये आंसर आएगा इसका। आया हो क्वेश्चन है, ये भी सभी आए हुए उठा रखे मैंने। अब तुम्हें चाहिए सपोज क्या, इसका एंट्रोपी चाहिए, लेटेंट हीट चाहिए, उसे कैसे निकालें?
तो एंट्रोपी के लिए हम कैसे जाएंगे? एंट्रोपी का जनरल फॉर्मूला यूज कर दें। एंट्रोपी कितनी होती है? ds का फॉर्मूला चेंज इन एंट्रोपी dq/t होता है। फेमस एक्सप्रेशन नहीं है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq बराबर TdS। ds इज द चेंज इन एंट्रोपी, dq इज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, कैपिटल T इज द टेम्परेचर। तो हीट की हमें पता ही है कितनी होती है, बताओ? mL2T-2 और इसकी थीटा ले लो, थीटा लिख दो, तो क्या आंसर हो गया? बस θ-1, ये आ गया आंसर। कोई दिक्कत है? कितने आसान पढ़ते हैं वे, फॉर्मूले हमें कनेक्ट करने, फॉर्मूले याद होने चाहिए डायमेंशन का। सबसे मेन चीज पता है क्या? फॉर्मूले याद हो। अब तुम सपोज क्या एंट्रोपी का कोई फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं, तो दिक्कत आएगी आएगी, फिर कैसे निकालोगे? और ये फॉर्मूले सब याद होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये याद नहीं होते, तो सब ऐसे फॉर्मूले, और सबसे सिंपल फॉर्मूले यूज करो। जैसे अगर आप मैग्नेटिज्म जानते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता बायो सावर्ट लॉ ना जानते हो, तो बायो सावर्ट लॉ पर चले जाओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक जानते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कूलम्ब्स लॉ ना जानते हो, तो कूलम्ब्स लॉ के लिए यूज कर लो। उन्हीं चीजों को करो जो फ्रीक्वेंटली यूज करते हो। उसके बाद लेटेंट हीट है, तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है? Q बराबर mL होती है। अवस्था परिवर्तित करने के लिए 1 ग्राम अवस्था परिवर्तन करने के लिए किसी सब्सटेंस का जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसकी लेटेंट हीट कहलाती है। m मास है तो कितनी हीट चाहिए? mL चाहिए। तो L की डायमेंशन नहीं निकाल पाओगे, किसकी डायमेंशन? Q/m की डायमेंशन के इक्वल होगी L की डायमेंशन। और Q है एनर्जी, तो एनर्जी कैसे लोगे? mL, L² T-2 m, तो m से m काट दो, ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत हुई? इजी है काफी। अब तुम्हारे ये बच्चे कौन कौन से? यंग मॉडुलस और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इनको लेते हैं। देखो अभी इन्हें और कराते हैं तुम्हें। सब जितने भी डायमेंशन एनालिसिस है सबके फॉर्मूले मैक्सिमम कर लो। तो जैसे हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालना है 11th में, देखो तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के टर्म्स में, वो होता है ηA dV/dx। पढ़ा है फॉर्मूला कभी? क्यों जी, नहीं पढ़ा? F बराबर ηA dV/dx। 2 लेयर्स एक दूसरे के बीच जो रिटार्डिंग फोर्स लगाती हैं वो किन किन चीजों पर निर्भर करता है? एरिया पे, और इसको कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट dV/dx, इन पर निर्भर करता है। तो ईटा की डायमेंशन ही निकल जाएगी यहां से। और कोई फॉर्मूला सपोज किया तुम्हें ये याद नहीं है, ये याद है? F बराबर 6 पाई ईटा RV। जब कोई गेंद जिसकी रेडियस R है, वेलोसिटी V है, किसी माध्यम में जब मूव करती है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू 6 पाई ईटा RV होती है। कोई सा यूज कर लो, दोनों से निकल जाएगा, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो ईटा की डायमेंशन कितनी हो गई? फोर्स की डायमेंशन 6 पाई की तो कुछ होगी नहीं, और RV की डायमेंशन फोर्स की कितनी है? और R की L, और V की कितनी? निकल गया आंसर। नहीं निकाल पाए तो बताओ। mL-1 और T-, चेक कर लेना, निकल गया ईटा का। इससे चाहोगे तो इससे भी यही आएगा, कोई सा लगा दो। इससे आपको ये भी फायदा हो रहा है कि कुछ फॉर्मूले भी रिवाइज हो रहे हैं। जो 12th स्टैंडर्ड पर फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों का रिवीजन भी होता है डायमेंशन एनालिसिस में, ये बड़ा फायदा है। और पता है जब 11th में बच्चे को सिखाए जाते हैं तो पता क्या समस्या आती है, उसको अगर पढ़ाया जाए तो आप F बराबर 6 पाई ईटा RV लिख दोगे, आप F बराबर ηA dV/dx लिख दोगे। बच्चे को उस समय तक उसका फॉर्मूला नहीं पता कहाँ से आया ये, लेकिन आप अब इस स्टेज पे हो कि आपने ये चीजें पढ़ी हैं। अब तो हमें ये देखना जो पढ़ा उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं डायमेंशन एनालिसिस में।
और जो नहीं पढ़ा वो रिवाइज हो रहा है कि उसे पढ़ो भाई। निकाल ली? अब तुम्हारा क्या बचा? ये बचा रह गया यंग मॉडुलस और पॉइजन रेशो। जहां भी रेशो शब्द लग जाए वो डायमेंशन लेस होता है। ये तो डायमेंशन लेस हो गई, इसलिए रेशो बेसिकली दो फिजिकल पैरामीटर सेम डायमेंशन की। जैसा आपसे पूछता है कि भाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो है वो यूनिट निकालो, डायमेंशन निकालो, तो के को जब हम डिफाइन करते हैं तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेते हैं। तो ये इसकी डायमेंशन कुछ आएगी नहीं, डायमेंशन लेस आएगा ये। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ना के की होती, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती। पता नहीं पता, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। रिलेटिव जहां भी शब्द लग जाए, रेशो वो सारे डायमेंशन लेस होते हैं, दो फिजिकल पैरामीटर की रेशो। यंग मॉडुलस हम कहां से निकालें? यंग मॉडुलस जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन ए अपॉन स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। ये होता है यंग मॉडुलस का फॉर्मूला। पढ़ा कभी? क्यों जी? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की जो रेशो है वो क्या कहलाती है? यंग मॉडुलस कहलाती है। इसकी तो डायमेंशन कुछ होगी नहीं, एल तो ओरिजिनल लेंथ है, स्मॉल एल चेंज इन लेंथ है, एफ फोर्स है, एरिया है, तो ये तो डायमेंशन लेस हो गया। तो इसकी डायमेंशन फोर्स अपॉन एरिया के इक्वल होगी, मींस प्रेशर के। फोर्स की कितनी हो गई और एरिया की कितनी? निकल गई। क्या आ गया आंसर? ये आ गई डायमेंशन। और जो ईटा होता है वो होता है उसका फॉर्मूला एफ अपॉन ए अपॉन थीटा। ये सीरिंग स्ट्रेन होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो ईटा की डायमेंशन और वाई की डायमेंशन क्या होती हैं? सेम होती हैं। डायमेंशन ऑफ वाई एंड ईटा आर सेम। थीटा की नहीं होती। नहीं, किसी भी स्ट्रेन की नहीं होती, कोई सी भी स्ट्रेन क्यों ना हो उसकी कभी भी नहीं होती डायमेंशन। स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस होती है, क्योंकि वो बेसिकली रेशो होती है, चेंज कितना हुआ और अपॉन ओरिजिनल। तो डायमेंशनली कुछ भी डायमेंशन नहीं होती। तो वाई की डायमेंशन और ईटा की डायमेंशन सेम होती है। और ये तो मैं बता दूं, वाई का फॉर्मूला होता है 3k 1 - 2 सिग्मा, और वाई का एक फॉर्मूला होता है वाई बराबर 2 ईटा 1 + सिग्मा। ये दोनों फॉर्मूले भी याद रखना। जो मैं यहां लिख रहा हूं ये सब काम की चीजें। ये यंग मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, पॉइजन रेशो है। इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार। देखो 1 में कुछ जुड़ा है, लेकिन जब 1 डायमेंशन लेस है तो ये भी डायमेंशन लेस होगा, ये पॉइजन रेशो थी। अब आपसे क्वेश्चन जैसे पूछता है यंग मॉडुलस दे दिया और तुमसे ईटा दे दिया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और ईटा ये पूछ लिया, पॉइजन रेशो, तो ये फॉर्मूला लगा दो। यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और पॉइजन रेशो में ये रिलेशन है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले हैं। तो तुम्हें क्या डिस्कस कर रहा था मैं? ये कर रहा था इसकी डायमेंशन इसकी ये सेम होगी और इसकी ये डायमेंशन लेस होगी। बात नहीं पहुंच पाए? तो ये तुम डायमेंशन में देखो करना क्या है कि जो तुम्हारे जनरल एक्सप्रेशंस हैं वो जनरल एक्सप्रेशंस आपको याद होने चाहिए। और जब जनरल एक्सप्रेशंस हो तो उनके एप्लीकेशंस पता हो, और ये भी पता रखो कि डायमेंशन के बहुत बड़े एडवांटेज हैं। अभी जल्दी ही एक वीडियो में और दूंगा डायमेंशन एनालिसिस में, जिसमें क्या कर रहा होगा सभी कंपटीशंस में, खासतौर से जो नेट में क्वेश्चंस आए हैं वो, और जो बिल्कुल लेटेस्ट आए हैं अभी 1-2 साल के अंदर सभी एग्जामों में, चाहे पीजीटी में आए हों, चाहे बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हों, नीट में आए हों, IITs में आए हों, उन्हें सब एक लेक्चर और डिलीवर कर दूंगा। आज मैंने बहुत सारी चीज़ों पे कैलकुलेशन कर दी है और बहुत सारी चीज़ें समझाई हैं डायमेंशन एनालिसिस में। और मैं निश्चित तौर से कहूँगा फॉर्मूलों को जरूर याद रखें, और लिमिटेशंस इसकी जरूर पता रखें, तो आपको लाभ मिलेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मैंने वीडियो दी थी, बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो कहूँगा मैं उसे, उसमें मैं डिस्कस कर रहा था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि आप किसी क्वेश्चन में जब गैस लगाएं
आप तुक्का लगा रहे हैं, आपको आंसर नहीं पता चल रहा है, तो आप डायमेंशन एनालिसिस का सहारा लें सबसे पहले। कई बार क्वेश्चन जो है डायमेंशन एनालिसिस से ही सॉल्व हो जाता है। तो सिखाऊंगा मैं, वो चीज़ें भी आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे जो कंटेंट है इसको लगातार देखते रहें, और मैं ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स की जो सीरीज है इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आगे डिस्कस करूंगा कंसेप्चुअली, और ये देश के उन बच्चों के लिए खासतौर से डेडिकेट है जो इनके कंसेप्ट थोड़े पुअर होते हैं। तो उन्हीं के लिए वीडियो हैं लगातार, और इनसे ये प्रयास है कि आप छोटे से छोटे कंसेप्ट को इस चैनल पर देखें, ग्रुप सीखें, एप्लीकेशन सीखें, कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसको सीखें, जिससे सब बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।